नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया। बेस्ट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज धामी कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्ताव लाए गए थे, जिसमें से 7 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बैठक शुरू होने से पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट को कैबिनेट ने श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखा। कैबिनेट बैठक में अभियोजन विभाग के नए ढांचे को मंजूरी दी गई है और 86 पद स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही ऊर्जा विभाग की प्रतिवेदन रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने को भी मंजूरी दे दी गई है। वहीं श्रम विभाग में कार्यरत महिलाओं को रात्रि पाली में कार्य करने की भी मंजूरी दी गई है, लेकिन इसके लिए महिला कर्मियों को लिखित में सहमति देनी होगी। वहीं शिक्षा विभाग के 2 प्रस्तावों को कैबिनेट ने खारिज कर दिया, जिनका पुनर्निरीक्षण किया जाएगा। देहरादून शहर में मेट्रो नियो प्रोजेक्ट को भी कैबिनेट ने पास कर दिया है। वहीं मानव जीव संघर्ष में मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। श्री दिवाकर भट्ट जी के लिए श्रद्धांजलि माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई और 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इसके अलावा जो मुद्दे माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखे गए, उसमें पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तराखंड शासन के द्वारा जो उनका लेखा जोखा है, वो विधानसभा के पटल पर रखने जाने के लिए का प्रस्ताव था, जिसको सहमति प्रदान की गई। उनमें अभियोजन संवर्ग के ढांचे का पुनर्गठन पर भी सहमति दी गई है। इसमें जो अभियोजन विभाग में अभियोजन संवर्ग के कुल 142 पद के सापेक्ष सहायक अभियोजन अधिकारी के कुल 91 पद सृजित हैं। वर्तमान में राज्य में स्थापित लगभग 385 न्यायालयों के सापेक्ष वर्तमान में अभियोजकों की संख्या बहुत कम होने के दृष्टिगत न्यायालय में प्रभावी पैरवी माननीय न्यायालय में नहीं हो पा रही थी, तो इन पदों को संशोधित करते हुए अतिरिक्त 46 पद सहायक अभियोजन अधिकारी के स्वीकृत किए गए हैं, जिस पर माननीय मंत्रिमंडल ने अपना अनुमोदन दिया। ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग का 2022-23 का वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन, उसको भी माननीय विधानसभा के समक्ष पटल पर रखे जाने के लिए सहमति दी गई। एक श्रम विभाग का था, राज्य की दुकानों एवं स्थापनों में महिला कर्मकारों को रात्रि 9 बजे से प्रातः 6 बजे तक कार्य करने की सशर्त छूट प्रदान की गई है। इसमें महिला कर्मकारों की सुरक्षा का पर्याप्त प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान से महिला कर्मकारों को कार्य करने का अधिक अवसर प्राप्त होंगे। रात्रिपाली महिला कर्मकारों को कार्य में तभी लिया जा सकता है जब उनके द्वारा इस संबंध में पूर्व हुई लिखित सहमति प्राप्त कर ली जाए। इससे महिला कर्मकारों को एक लैंगिक समानता का व्यवस्था प्रभावी होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से कैबिनेट बैठक में 10 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें से 7 पर मंजूरी दे दी गई है, ऐसे में जो 3 प्रस्ताव थे वो क्या कुछ थे और उनमें पुनर्निरीक्षण के लिए क्या कुछ अब आगे किया जाएगा? देखिए प्रिया, जिस तरह देखा जाए कि उत्तराखंड में कैबिनेट बैठक हुई और धामी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें 10 प्रस्ताव है, जिनमें 7 पर मंजूरी मिली है। इसमें देखा जाए तो सबसे पहले जो है पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट की कैबिनेट में जो है मौन रखा गया, उसमें श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद जो है अभियोजन विभाग के नए ढांचे को मंजूरी दी गई है, 86 पद उसमें जो है स्वीकृत हुए हैं। इसके साथ ही देखा जाए तो ऊर्जा विभाग की प्रतिवेदन रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने को लेकर भी मंजूरी मिली है। श्रम विभाग में कार्यरत महिलाओं को रात्रि पाली में भी कार्य करने को लेकर इसमें मंजूरी मिली है, जिसको लेकर के उन्हें लिखित में जो है सहमति देनी होगी, जिसमें 9 बजे से लेकर 6 बजे तक कार्य करने की मंजूरी मिलेगी। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो शिक्षा विभाग के 2 प्रस्ताव जो कैबिनेट में आए थे, उनको जो है खारिज किया गया है, जिन पर पुनर्निरीक्षण किया जाएगा दोनों प्रस्ताव पर। इसके साथ ही देहरादून शहर में मेट्रो नियो प्रोजेक्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दी है और ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसको लेकर पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है कि देहरादून शहर में बढ़ते भीड़ भाड़ और ट्रैफिक दबाव को लेकर के जो है मेट्रो नियो का जो है प्रोजेक्ट लाया जाएगा, जिससे जो है जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से यहाँ पे महिलाओं को रात्रि शिफ्ट करने पर मंजूरी दी गई है, ऐसे में शिफ्ट करने के लिए तो मंजूरी मिली, लेकिन कोई सहायता उनको दी जाएगी, पिकअप ड्रॉप की कोई व्यवस्था की जाएगी? क्योंकि महिलाओं का इस तरीके से रात में सफर करना एक सुरक्षित पहलू नहीं होता है, तो इसके लिए कोई जानकारी साझा की गई है? देखिए, इसमें जिस तरह से श्रम विभाग में कार्यरत महिलाओं को रात्रि पाली में भी कार्य करने की मंजूरी दी गई है, ये काफी लंबे समय से देखा जा रहा था कि कुछ मांग इस तरह से निकल कर आ रही थी और इसमें कहीं ना कहीं लिखित जो है वो सहमति देनी होगी। उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा कि विभाग द्वारा किस तरह से पिकअप ड्रॉप के लिए जो है कोई व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि फिलहाल जो है इसको लागू किया गया है। उसके बाद जो है लिखित में महिलाएं कितनी
सामने आती हैं कि वह रात्रि में पाली में नौकरी करेंगे, देखना होगा। उसके बाद विभाग किस तरह का निर्णय लेता है ये भी देखना होगा। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से आपने ये भी बताया कि जो मेट्रो की योजना है उस पर भी सहमति देखने को मिली है, ऐसे में क्या कुछ उसमें आगे देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये काफी समय से चल रही है, जो लंबित पड़ी हुई है, अब बनेगा तब बनेगा, बहुत इसमें अपडेट भी आते रहते हैं। अभी क्या कुछ इसमें अपडेट है और आगे क्या कुछ काम कितने समय में हो सकता है? देखिए प्रिया, ये प्रोजेक्ट जो है बड़ा प्रोजेक्ट है और ये कोई आसान प्रोजेक्ट भी नहीं है। इसके लिए वो जो है सरकार को अब जो है किस तरह से आने वाले वक्त में सरकार किस तरह से इस पर पूरी प्लानिंग करती है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर देखा जाए तो उससे पहले भी जो है नियो मेट्रो को लेकर के प्रोजेक्ट सामने आ चुके हैं कि मेट्रो जो है देहरादून के अंदर लाई जाएगी। इससे पहले अगर देखा जाए तो एक समारोह में नितिन गडकरी जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी कहा था कि डबल डेकर बसें जो यहाँ के दबाव को देखते हुए चलाई जाएंगी। तो देखना होगा, किस तरह के सुझाव तो कई बार आए हैं, लेकिन इन पर अमल कब तक होता है, किस तरह से इसको प्रोजेक्ट को लाया जाता है और किस किस इलाके में इसको रखा जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद योगेश हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में राष्ट्रीय विधि दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी ने भी शिरकत कर मौजूद सभी लोगों को संविधान के प्रति निष्ठा भाव रखने की शपथ दिलाई। इस दौरान सीएम धामी ने संबोधित कर संविधान दिवस पर भारत के महान विधि निर्माताओं, विशेषकर भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समेत सभी संविधान निर्माताओं को हृदय से नमन किया। सीएम धामी ने कहा कि हमारा संविधान देश के लोकतंत्र की आत्मा है, जो प्रत्येक नागरिक को सम्मान, अधिकार, नैतिक कर्तव्य और उन्नत भविष्य की दिशा प्रदान करता है। अनेक घोर अंधकार निराशा में भी उनको कहीं प्रकाश दिखाई देता है, आशा दिखाई देता है। तो आप सब प्रविधियों के कारण जो तमाम प्रकार की पैरवियां की जाती हैं, तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं, तथ्य रखे जाते हैं, वह उसका एक बड़ा कारण होता है। मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी पूरी निष्ठा के साथ परिश्रम से न्यायालयों में सरकार का प्रभावी रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं। भाइयों बहनों, 26 नवंबर 1949 का दिन भारत के इतिहास में सदैव एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज रहेगा, क्योंकि इस दिन भारत की संविधान सभा ने भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था। 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत 1979 में प्रख्यात विधिवेता स्वर्गीय डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी के प्रयासों और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि समस्त देशवासी संविधान सभा के उन सभी महापुरुषों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें, जिन्होंने इस महान संविधान के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया। परंतु वर्ष 2015 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में एक राष्ट्रीय पर्व की भांति मनाने का निर्णय लेकर हमारे सभी संविधान निर्माताओं को सच्ची श्रद्धांजलि देने का कार्य किया गया। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी न्याय व्यवस्था को आधुनिक, सशक्त, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए भी अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुलामी की मानसिकता वाले विभिन्न जो गैर जरूरी और अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानूनों को हटाकर वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। हमने सभी नागरिकों को सुलभ, सरल और समयबद्ध न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स, महिला एवं बाल अपराधों के लिए त्वरित न्याय तंत्र, मीडिएशन बिल, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई और डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम जैसी पहलें न्याय व्यवस्था को
और पारदर्शी, तीव्र और सुगम बनाने की दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही हैं। आज न्यायालयों में तकनीकी के प्रभावी उपयोग ने न केवल समय की बचत की है, बल्कि प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और प्रभावी बनाया है। साथ ही नए कानूनों के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी सबूत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, जिससे जांच और अभियोजन प्रक्रिया की तुलना में अधिक विश्वसनीय, वैज्ञानिक और प्रमाणिक बन सकी है। इतना ही नहीं, आज भारत में न्याय व्यवस्था से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश में न्याय व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हम राज्य में न्याय व्यवस्था को आधुनिक स्वरूप देने के लिए नए न्यायालय भवनों का निर्माण, मौजूदा संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण भी कर रहे हैं। साथ ही राज्य में डिजिटल कोर्ट्स, ई फाइलिंग और वर्चुअल हियरिंग की प्रणालियों को और अधिक सशक्त किया जा रहा है। इसके अलावा विधि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए युवा अधिवक्ताओं को मेंटरशिप उपलब्ध कराने के साथ ही हम महिला अधिवक्ताओं के लिए सुरक्षित और अनुकूल वातावरण विकसित करने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। साथियों, आपकी विधिक समझ और विशेषज्ञ परामर्श के आधार पर हमारी सरकार द्वारा लागू किए गए विभिन्न कड़े और महत्वपूर्ण कानूनों की आज पूरे देश में व्यापक रूप से प्रशंसा हो रही है। चाहे देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लागू करना हो, देश के अंदर देश की आजादी के बाद सबसे पहले यूसीसी का कानून लागू करना हो, धर्मांतरण रोधी कानून लागू करना हो, कठोर दंगा रोधी कानून लागू करना हो, या भ्रष्टाचार, लैंड जिहाद सहित डेमोक्रेटिक चेंज और अवैध मदरसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी हो। आज उत्तराखंड की पहचान एक अनुशासित और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस रखने वाले राज्य के रूप में पूरे देश में हो रही है। और आप सभी की प्रतिबद्धता के कारण ही सरकार को अपने इन सभी निर्णयों को धरातल में उतारने में सफलता प्राप्त हो रही है। आज इस अवसर पर मैं अभियोजन विभाग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी करना चाहता हूं कि नए आपराधिक कानूनों के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए विभाग को सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वो अपने कार्यों को ठीक प्रकार से आगे बढ़ा सके। विभाग को डिजिटलाइजेशन के कार्य हेतु भी सहायता प्रदान की जाएगी। हम अभियोजन विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कार प्रदान करने की व्यवस्था भी प्रारंभ करेंगे। हम विभाग के अधिकारियों को राज्य में बोले जाने वाली विभिन्न बोलियों का प्रशिक्षण भी प्रदान करने की व्यवस्था करेंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य में विधिक सेवाओं को और अधिक सुलभ, आधुनिक और जन केंद्रित बनाने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प को साकार करने के लिए आप सभी भविष्य में भी इसी ऊर्जा के साथ, निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ अपने दायित्वों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और हम सभी मिलकर उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में अवश्य कामयाब। देहरादून में ऑल इंडिया गोरखा एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम धामी मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम में शिरकत की। समारोह में बड़ी संख्या में गोरखा भूतपूर्व सैनिक, वीर नारियां और कई प्रांतों से आए प्रतिनिधि शामिल हुए। एसोसिएशन की स्थापना 26 नवंबर 1950 को उस 10 लाख रुपए से की गई थी जो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की ओर से लड़ने वाले भारतीय गोरखाओं को प्रदान किए गए थे। कार्यक्रम में गोरखाली, गढ़वाली, कुमाऊनी लोक नृत्यों की आकर्षक प्रस्तुतियां दिखाई दी। 75वीं वर्षगांठ स्मारिका का विमोचन किया गया और संस्थापक अध्यक्ष बैरिस्टर आरी बहादुर गुरंग की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले गोरखा पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। आज विभिन्न राज्यों में बसे लाखों हमारे गोरखा भूतपूर्व सैनिक, वीर नारियां एवं उनके आश्रित इस संस्था के माध्यम से जुड़े हुए हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है।
इस संस्था की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। ये संस्था केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए ही नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक युवा के लिए भी एक अवसर उपलब्ध कराने का काम करती है, उनको सही मंच उपलब्ध कराने का काम करती है, जरूरतमंद को सहायता करती है। पिछले अनेक वर्षों के द्वारा एकवा द्वारा पूरे भारत में निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें गोरखा समुदाय के साथ साथ अन्य युवाओं को भी सम्मिलित किया जा रहा है। आज कौशल विकास सरकार की प्राथमिकता है। स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में पहली बार प्रचलन में आया है, और आपका यह प्रयास देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। भाइयों बहनों, गोरखा समाज हमारी संस्कृति से जितना प्रेम करता है उतना ही मातृभूमि की रक्षा के लिए भी समर्पित है। गोरखाओं के अदम्य साहस और वीरता की गाथाएं इतिहास के पन्नों में अंकित हैं, और कहा जाता है जिस मैदान में गोरखा टिक गए वहां दुश्मन कभी टिक नहीं सकता है। अभी अभी आप सब लोगों ने हमारे इस समाज की जो पहचान है, हमारे समाज का स्वाभिमान है, मुझे खुकरी भेंट की थी। क्योंकि गोरखा जवानों की खुकरी सिर्फ एक हथियार नहीं, ये मातृभूमि का संकल्प है, मातृभूमि के लिए समर्पण है, मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ कर गुजरने का जो संकल्प है, उस संकल्प को मजबूती देने का काम करता है। आपने सदियों से देश की सीमाओं की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और आपके शौर्य, बलिदान और राष्ट्र सेवा के लिए भारत का हर एक नागरिक आपका आभारी है। क्या कोई अमर वीर मेजर दुर्गामल जी के इस अद्वितीय शौर्य को भुला सकता है? खलंगा युद्ध का अप्रीतम पराक्रम, जहां वीर बलभद्र थापा ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेज सैनिकों को धूल चटा दी थी। परमवीर चक्र से सम्मानित धन सिंह थापा जी और आजाद भारत के प्रथम अशोक चक्र विजेता श्री नर बहादुर थापा जी जैसे अनगिनत वीरों ने भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। चाहे प्रथम युद्ध हो, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हो, या फिर 1962 की भारत चीन की लड़ाई हो, या 1965 का पाकिस्तान के साथ होने वाला युद्ध हो, 1971 का जिसमें बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ के युद्ध हो, या फिर कारगिल का युद्ध ही क्यों न हो, हमारे गोरखा रेजिमेंट के हमारे जवानों ने प्रत्येक मोर्चे पर अपनी बहादुरी का परिचय दिया है, जिसे थोड़े समय में शब्दों में कह पाना कठिन है। अनेक जो हमारे देश की ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जिसके बारे में अभी गणेश जोशी जी बहुत बता रहे थे कि आज हमारे सैनिकों को जहां पर अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, आज उनका मनोबल बढ़ाने का काम हो रहा है। जो कठिन से कठिन स्थितियों परिस्थितियों में काम करते हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उन सीमांत क्षेत्रों में जाते हैं, उन बर्फीली चोटियों पर जाते हैं, चाहे वो भारत की नौसेना हो, भारत की थल सेना हो, या भारत की वायुसेना हो। सभी स्थानों पर हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं। ऐसे स्थानों पर हमारे ये सैनिक, हमारे गोरखा रेजिमेंट के लोग या गोरखा समुदाय के लोग जो अन्य स्थानों पर भी अपनी सेवाएं देते हैं, ऐसे कठिन स्थानों पर अपनी सेवा उन्होंने दी है, और थोड़े समय में इसकी व्याख्या करना बड़ा कठिन काम है। आज मैं इस मंच से आपके समर्पण, त्याग और देशभक्ति को नमन करता हूं। मुझे गर्व है कि आज गोरखा समाज न केवल हमारी सीमाओं की रक्षा में, बल्कि हमारे राज्य के विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, और आपकी मेहनत, अनुशासन और निष्ठा प्रत्येक क्षेत्र में स्पष्ट रूप से झलकती है। अभी मैं कर्नल छेत्री जी से कह रहा था, जब भी मैं, चूंकि मैं एक सैनिक का बेटा हूं, सैनिकों के साथ
बचपन में बड़ा हुआ, सेना को देखते हुए मैंने अपने जीवन की कई सारी चीजें जो मुझे अनुभव में आई, जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ, वो बहुत सारा उसमें सेना का योगदान है। इसलिए सैनिकों के बीच में कभी आना होता है, उनका कोई कार्यक्रम होता है, या आज के ही कार्यक्रम में आया हूं, या अन्य आप लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में समाज के कभी भी मुझे याद करते हैं तो मेरा प्रयास होता है मैं जरूर उन कार्यक्रमों में पहुंचूं, क्योंकि सच में मैं बहुत भावनात्मक रूप से ऐसे कार्यक्रमों से जुड़ पाता हूं, और मुझे बहुत अंदर से अच्छा लगता है कि जब मैं ऐसे कार्यक्रमों में आता हूं। और मैं बच्चों की प्रस्तुति देख रहा था, जब बच्चे हमारे यहाँ पर वो युगल में अपनी प्रस्तुति दे रहे थे, सच में बहुत आनंद देने वाला था। हरिद्वार जिला अधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर लगातार अवैध धार्मिक संरचना पर कार्रवाई की जा रही है। रुड़की के पिनार करियल क्षेत्र में बने अवैध मजार को प्रशासन की संयुक्त टीम ने ध्वस्त किया और मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। कार्रवाई के दौरान पुलिस और राजस्व विभाग की टीमें पूरी तरह सतर्कता के साथ मौजूद रही। स्थानीय स्तर पर लंबे समय से शिकायत उठ रही थी, जिसके बाद बिना अनुमति धार्मिक संरचना खड़ी किए जाने पर अधिकारियों ने सख्ती दिखाई। ये हमने सीलिंग का भूमि था, वो सरकार ने अभी स्वास्थ्य विभाग को आवंटित वाला भूमि में मजार का निर्माण हो चुका था। उसमें हमने पेपर के तौर पे उनको पूरा टाइम देते हुए कोर्ट का गाइडलाइंस के अनुसार अपने आप हटाने के लिए भी नोटिस पीरियड ख़त्म होने के बाद आज डेट तय करके पुलिस और प्रशासन ने उसको हटाते हुए और मार्किंग करके स्वास्थ्य विभाग को भी आवंटित करने का कार्रवाई की। खबर लक्सर से है, जहां दिल्ली ब्लास्ट के बाद से दूसरे प्रदेशों में उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले वाहनों को लेकर पुलिस बेहद सतर्क नजर आ रही है। पुलिस की ओर से लगातार अंतर्राज्यीय चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। जिले भर में पुलिस ने 3 दिन में 4000 से ज्यादा बाहरी वाहनों को चेक किया। चेकिंग अभियान का नेतृत्व कर रही डिप्टी एसपी नताशा सिंह ने बताया कि लक्सर काहनपुर पुलिस की ओर से 100 से ज्यादा बाहरी वाहनों को रोककर सघन चेकिंग अभियान की जा रही है, इससे पहले भी 500 से ज्यादा ऐसे वाहनों चेक किया जा चुका है जो दूसरे प्रदेशों से उत्तराखंड की सीमाओं में प्रवेश कर रहे हैं। पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो हमारा स्टेट है वो हाई अलर्ट पे है, और साथ ही साथ सभी जनपदों में निर्देश दिए गए हैं कि काफी सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए, जिसमें कि सर्कल लक्सर में भी हम निरंतर चेकिंग अभियान चला रहे हैं, जिसमें हमारे जो बॉर्डर से आने वाले वाहन हैं, दूसरे जो स्टेट से आने वाले लोग हैं, उनकी सभी की काफी सख्ताई से और कड़ाई से चेकिंग हो रही है, जिसमें संदिग्ध वाहनों की एवं संदिग्ध व्यक्तियों की निरंतर चेकिंग हो रही है। और रात को भी लगातार दोनों जगह पे पिकेट लगाई जा रही है, जिसमें लोगों की चेकिंग की जा रही है। संविधान दिवस के अवसर पर बाजपुर में नगर पालिका प्रांगण में स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही मिठाई वितरित कर एक दूसरे को बधाइयां दी। उत्तराखंड वाल्मीकि दलित समाज सुधार संगठन के अध्यक्ष अनिल वाल्मीकि ने कहा कि आज का दिन सभी देशवासियों के लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन है। बाबा साहेब का कथन है कि शिक्षा को शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। क्योंकि बाबा साहेब का कथन है और बाबा साहेब का कहना है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मैं समस्त देशवासियों से आज के शुभ अवसर पर, जबकि संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हम सब लोग नगर पालिका प्रांगण में उपस्थित हैं और माल्यार्पण किया है और पुष्पांजलि अर्पित की है, तो मैं आप सबके समक्ष, पत्रकार साथियों समक्ष कहना चाहूँगा कि बड़ा ही देशवासियों के सामने बड़ा हर्षोल्लास का समय है। जितना समय लोग और अन्य कार्यों में व्यतीत कर रहे हैं, वो चाहिए आज इस शुभ अवसर पर भी और फूल चढ़ाएं और माल्यार्पण करें, मिष्ठान वितरण करें। बड़ा ही शुभ दिन है आज का। मैं सब देशवासियों को बधाई। बंगलौर क्षेत्र में बिजली उपभोक्ताओं के बीच स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं की भ्रांतियों को दूर करने के लिए बिजली विभाग की ओर से बंगलौर बिजली घर में जागरूकता शिविर लगाया गया, जिससे कि स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में फैल रही भ्रांतियों को दूर किया जा सके। खुद एसडीओ अनुभव सैनी ने स्मार्ट मीटर के बारे में उपभोक्ताओं को जानकारी दी। बिजली उपभोक्ताओं को बताया कि स्मार्ट मीटर से किसी भी उपभोक्ता का कोई भी नुकसान नहीं होगा।
डोईवाला के लच्छीवाला वन रेंज क्षेत्र से सटे आबादी वाले क्षेत्र में लगातार हाथियों और गुलदार की आमद से फसलों को नुकसान तो पहुंच रहा है, साथ ही वहां के ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल है। 2 दिन पहले ही लच्छीवाला रेंज के फतेहपुर बीट में सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले एक व्यक्ति पर हाथी ने हमला किया था, जिसके बाद वन विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान के साथ ही ड्रोन कैमरे से जंगली जानवरों की निगरानी शुरू कर दी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।